हेलो स्टूडेंट्स, हाँ सभी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी सभी छात्रों का अभिनंदन है। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 11वीं क्लास की 11वें चैप्टर 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के 11वें चैप्टर का भाग नंबर 1। और आज इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रक्षेपण के माप। जैसे कि छात्रों आपने पिछले अध्याय में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े थे, उसमें आपने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का ज्ञान प्राप्त किया। और इस अध्याय में हम आज जानेंगे प्रक्षेपण के माप क्या होते हैं और इसको क्यों जरूरत पड़ी। छात्रों आपको पता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य ये केंद्रीय मूल्य होते हैं, और केंद्रीय मूल्य में समांतर माध्य में और विवेश में क्या अंतर है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, उसको हम जानेंगे। जो माध्य है वो श्रृंखला की बीच की श्रेणी या माध्यिका वो बीच की श्रेणी या माध्य है, वो सभी केंद्रीय प्रवृत्तियों में माध्य है, वो सभी मद हैं जो श्रृंखला के, उनका जोड़ का समीप के उसके समीप का मध्य का बीच का मूल्य होता है। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि उनका आपस में कितना अंतर है। देखिए प्रक्षेपण क्या है, किसी श्रृंखला की विभिन्न मदों में आपस में कितना अंतर है तथा मध्य से कितना अंतर है। जो आपकी श्रृंखला की कोई भी मध्य है वो मध्य से कितने दूर है, कितने अंतर पे है, और आपस में एक दूसरे से कितनी दूर है, ये ज्ञान हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं कराते। उसके लिए हमें प्रक्षेपण की माप की जरूरत है, और उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पूरे के प्रक्षेपण को हम विचरणशीलता भी बोल देते हैं इसको। तो इसको हम अध्ययन करने के लिए बिखराव भी बोल देते हैं, विचरणशीलता भी बोल देते हैं। और इसका अध्ययन करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा। यहां मैंने 3 फैक्ट्री ली है। फैक्ट्री ए के वेतन, फैक्ट्री बी का वेतन और फैक्ट्री सी का वेतन। जो फैक्ट्री ए है उसका पहले कर्मचारी का वेतन 400, 400, 400, 400, यानी प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 400 है। तो टोटल आपका हुआ 2000। सभी का जोड़ कितना हुआ? 2000। इसका हम यदि निकालना चाहें, औसत निकालना चाहें तो 1 2 3 4 5 से भाग दें, 4 5 20, 400 रुपया आपका औसत आया। ठीक है। इधर आपका पहले कर्मचारी का 350, 380, 400, 420 और 450, इसको जोड़े, ये भी आपका 2000 आया। और 2000 को आपने यदि भाग दिया 5 से 400, तो इसका भी औसत कितना आया? 400 आया। अब हम देखिए इसमें जोड़ते हैं 50 73, पहले का 50, दूसरा 75, 400 725 750, इसका भी 2000 आया जोड़। और यदि हम इसको भाग देते हैं 5 से, क्योंकि 5 कर्मचारी हैं तो 5 400, तो इसका औसत भी स्टूडेंट्स 400 आया। अब सोचने वाली बात है कि तीनों श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न है, इसके मूल्य अलग है, इसके मूल्य अलग है, इसके मूल्य, जबकि औसत इनका 400 आ रहा है। यदि हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करें तो वो तो ये बताएगा कि 400 है, 400 है, 400 है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि 400 इससे कितनी दूर है, इससे कितनी दूर है, या केंद्रीय मूल्य से ये मद है कितनी दूर है, या ये मद कितनी दूर है, या ये मद कितनी दूर है। देखिए अब इस पंक्ति में भी 400 माध्य आया है, इस पंक्ति में भी 400 माध्य आया है, इस पंक्ति में भी आपका 400 माध्य आया है। यही आपका केंद्रीय मूल्य। यदि हम बात करें माध्यिका की, माध्यिका भी यही है। यदि हम बात करें माध्यिका की तो हमारी माध्यिका भी यही है। तो केंद्रीय मूल्य ये तो बता देता है कि मध्य बीच की कौन सी आइटम है, या औसत कितना आ रहा है, पर वो ये नहीं बताता कि ये जो 400 है इस क्रम से कितना बिखराव है, कितनी दूर है, इससे कितनी दूर है। जैसे कि मैंने बताया कि श्रृंखला के विभिन्न मदों में का आपस में, ये आपस का मतलब ये इससे कितनी दूर है, ये इससे कितनी दूर है, या ये केंद्र मध्य से कितनी दूर है, ये नहीं बताता। ये जैसे इसमें तो सारी की सारी दूर है नहीं, समान है सारी की सारी, तो इसके यदि हम इससे कहेंगे दूर है नहीं, बिल्कुल इसके समीप है, और ये इसके थोड़ा सा दूर है, और ये बिल्कुल दूर है, इधर भी दूर और इधर भी दूर, इतना डिफरेंस होना, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति वहां पे एक आ रहा है। तो इस प्रकार हमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वो सही माप नहीं दे रहे हैं, वो हमें सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वे सिर्फ हमें समांतर माध्य या माध्यिका ही बता रहे हैं, केंद्र मूल्य बता रहे हैं। लेकिन जो प्रक्षेपण के माप है वो माप हमें
एक मूल्य एक श्रृंखला का दूसरे मूल्य से कितनी दूर और कितना अंतर है ये बता रहे हैं, तथा केंद्रीय जो मध्य मूल्य है, केंद्रीय मूल्य है, उस मूल्य से भी उसका कितना डिफरेंस है या आपस में उनका कितना बिखराव है, ये हम जानेंगे प्रक्षेपण के मान से। अब प्रक्षेपण माप के बारे में बावले का क्या कहना है? प्रक्षेपण बावले ने परिभाषा दी है कि प्रक्षेपण मदों के विचरण का माप है। प्रक्षेपण क्या है? इनके बीच में कितना फैलाव है, कितनी, ये बात बावले ने मानी है। बावले का मानना क्या है कि प्रक्षेपण वो चीज है जो विभिन्न मदों के बीच में विचरण का माप है। दूसरा समीकरण हुए उन्होंने कहा है कि संख्यात्मक आंकड़े के माध्य एक दूसरे के दोनों ओर फैलने की जिस सीमा तक प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे ये आंकड़ा है फैल का, यह आंकड़ा हमारा ये 750 तक गया हुआ है, इसका कम से कम इसका 50 और अधिक से अधिक 750 है, जो इसके बीच का फैलाव है ये हमारा क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। यह 400 से ऊपर कितना है और नीचे कितना है बीच में, ये हमारा प्रक्षेपण कहलाता है। जबकि हमारा प्रवृत्ति के माप इसका औसत बता रहे हैं, केंद्रीय मूल्य बीच का मूल्य बता रहे हैं। ये था। अब हम बात कर रहे हैं प्रक्षेपण मूल्य के उद्देश्य। ये प्रक्षेपण मूल्य है, हम इसको निकालते क्यों है, इसके उद्देश्य क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 तो सबसे पहले है आपका औसत से दूरी। पहला हमारा उद्देश्य है प्रक्षेपण को निकालना औसत से दूरी है। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने लिखा था आपके सामने 50, 75 और 50, 75, इसके बाद लिखा मैंने 400, 425 और 725 और 750। ये मूल्य मैंने बताया था, 2000 मान बताया था। देखिए अब औसत कितना है आपका, इसका 400 है, और 400 से ये मूल्य कितनी दूर है, ये मूल्य कितनी दूर है, ये मूल्य कितनी दूर है, ये मूल्य कितनी दूर है। इस औसत से कितनी दूर मूल्य, उसमें कितना बिखराव है, कितना डिफरेंस है, ये जानना है हमें प्रक्षेपण से। पहला ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य को जानने के लिए। नंबर 2, मूल्य का दोनों ओर और बिखराव कितना है। बिखराव ज्ञात करना। जो अगला उद्देश्य हमारा वही है कि हमारा बिखराव कितना है दोनों ओर। दोनों का 400 से ऊपर कितने हैं और 400 से नीचे कितने हैं, कितनी दूरी पे है, ये ज्ञात करना हमारा। दोनों बिखराव कितना है ये ज्ञात करना है। और तीसरा उद्देश्य हमारा, तीसरा मदों के मूल्य का विस्तार क्या है। जैसे मैंने विस्तार ज्ञात करना, यदि मैं बात करूं यहां उसी आंकड़े की 50, 76, 400, 725 और 750 की, तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप इस आंकड़े की बात करें तो इस मद का वही मद है, ये मद है और एक ये मद है, या ये कोई भी दो मद है, दो मदों के मूल्य है। इसका मूल्य 50 है, इसका मूल्य 750 है। विस्तार कितना है, 750 में से आप 50 घटाएंगे तो इसका विस्तार आपका 700 है। ये ज्ञात करना हमारा प्रक्षेपण का उद्देश्य है। इस बार नंबर 4, असमानता मदों की तुलना करना और अधिक ज्ञात करना, और अधिक मद ज्ञात करना। हमारे इस बिखराव के अंदर हम देखेंगे कि जैसे मैंने लिखा था आपका 50,
76, 400, 725, 750 ये है। इसके अंदर हमने इसमें इसमें आपस में इन मदों की तुलना करना और उसमें सबसे अधिक मद कौन सी है उसको ज्ञात करना। जैसे यहाँ सबसे अधिक 750 मद है, इसको ज्ञात करना। तो हमारा इसका असमान मद है जिनमें ये इससे अलग है, ये इससे अलग, आपस में एक दूसरे से अलग है। इन मदों को ज्ञात करना और उनका अंतर ज्ञात करना। सेम है सेम तो सामान्य असमान मद होंगे। और नंबर 5 का इसका उद्देश्य है आपका श्रृंखला का सही प्रतिनिधित्व ज्ञात करना। श्रृंखला का सही प्रतिनिधित्व ज्ञात करना। देखिए छात्र, अभी तक हम प्रतिनिधित्व पहले भी निकाले थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य, माध्यिकार, बहुलक, लेकिन वे पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैंने कई बार सिद्ध करके भी दिखाया आपको, जैसे कि इसमें भी बताया गया था। लेकिन प्रक्षेपण है वो उसका सही प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके प्रतिनिधित्व का मान निकालने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा है वो हमारा कि इसकी विधियां, मापने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट, इसके मापने की 2 विधियां हैं। जो आपका प्रक्षेपण है उसके माप की 2 विधियां हैं। पहली विधि है प्रक्षेपण के माप की 2 विधियां। नंबर 1 निरपेक्ष, नंबर 1 निरपेक्ष माप, नंबर 2 सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप में क्या फर्क है कि निरपेक्ष माप वह माप होता है जिसमें इकाइयों को व्यक्त किया जाता है। इसमें इकाइयों को व्यक्त किया जाता है। और इसमें प्रतिशत को व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष को हम गुणांक में मापते हैं, इसको हम गुणांक में नहीं मापते, इसमें मापते हैं। दूसरा जो इसके निरपेक्ष है उनके आंकड़े मौलिक होते हैं, जबकि इसके आंकड़े मौलिक नहीं होते। इसमें किसी की तुलना नहीं होती। इसमें तुलना होती है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि यहां लिखा है सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब है किसके पक्ष में, किसके सापेक्ष, किसी के वो सापेक्ष क्या है मान आया है। जैसे हम किसी का मान निकाल रहे हैं तो दूसरे के सापेक्ष क्या मान आया है, इसकी हम किसी के दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं। जबकि निरपेक्ष का मतलब होता है किसी का के साथ कोई सामने नहीं है, किसी के साथ तुलना नहीं है। इसकी इकाइयों का माप है। इस प्रकार ये 2 हैं। जैसा कि सापेक्ष में हम कहते हैं औसत मजदूरी 100 है, 1 से दूर इतनी है, इस प्रकार कहेंगे। निरपेक्ष में प्रतिशत में बताएंगे कि 26% है, इतनी प्रतिशत है। और इसकी माप करने की विधियां इसमें कौन कौन सी आती हैं। सापेक्ष में आती है पार्श्व, सापेक्ष और निरपेक्ष में कौन कौन सी विधि आती है उनका हम जिक्र करेंगे। एक बार दोबारा से हम लिख लेते हैं ऊपर। नंबर 1 पास, पास को हम जानेंगे इसमें, और पास के साथ साथ हम इसमें जानेंगे चतुर्थ। चतुर्थ विचलन, अंतर चतुर्थ पास। और नंबर 3 इसमें हम जानेंगे
माध्य विचलन, और नंबर 4 इसमें जानेंगे मानक विचलन, और नंबर 5 इसमें जानेंगे लॉरेंज। ये मान हमने ज्ञात करने लॉरेंज वक्र है। और सापेक्ष में कौन कौन से मान जानेंगे? नंबर 1 पार्श्व गुणांक, नंबर 2 चतुर्थ विचलन गुणांक, और नंबर 3 मानक, नंबर 3 पे था माध्य विचलन गुणांक। और नंबर 4 आपका क्या था? मानक विचलन गुणांक। और नंबर 5 क्या आपका? लॉरेंस वक्र। ये नहीं निकालेंगे इसमें, देखिए क्योंकि वक्र का अध्ययन नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, निरपेक्ष माप में हम पार्श्व, चतुर्भुज विचलन, अंतर चतुर्भुज पार्श्व ये पार्श्व था, इनको ज्ञात करेंगे। और इसके अलावा माध्य विचलन करेंगे, ये याद करेंगे, माध्य विचलन, मानक विचलन और लॉरेंज वक्र। इसमें हम इसका गुणांक ज्ञात करेंगे और इसका गुणांक ज्ञात करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये आने वाले अध्याय में, इसी अध्याय के आने वाले भागों में करेंगे। आज हमारे भाग में इतना ही था। इतना आप अच्छे से ढंग से याद कीजिए, करके इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने काम को करते रहिए। अगली वीडियो में आपको फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।